नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया युद्ध घोष का। युद्ध घोष में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज केवल आंकड़े नहीं गूंजे बल्कि 2027 के महासंग्राम का कहीं ना कहीं शंखनाद भी हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 लाख करोड़ से अधिक का ऐतिहासिक बजट पेश कर विकास और सुशासन की नई लकीर जहां एक तरफ खींच दी, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष वोटर लिस्ट में धांधली का एक ऐसा आरोप लगा रहा है जिसने लखनऊ से दिल्ली तक की सियासत में भूचाल ला दिया। अब सवाल यह है कि 2027 की लड़ाई मैदान से पहले मतदाता सूची में लड़ी जा रही है। ऐसे में चर्चा के लिए जो 3 सबसे बड़े केंद्र बिंदु बने हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो अखिलेश यादव का सीधा आरोप है कि बीजेपी प्रशासन के साथ मिलकर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समुदाय के वोटर्स के नाम सूची से कटवा रही है। सपा का दावा है कि फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल कर विपक्षी समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि 2027 में फिक्सिंग की जा सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में होकार भरते हुए कहा कि 2027 में फिर 80 बनाम 20 का फॉर्मूला हिट होगा। यहां 80% वो हैं जो विकास, सुरक्षा और राष्ट्रवाद के साथ हैं और 20% वो हैं जो माफिया और दंगाइयों के पैरोकार हैं। 2026-27 के बजट में महिला और युवाओं के लिए की गई बड़ी घोषणाओं को बीजेपी ने अपनी हैट्रिक का आधार बताया। जहां बीजेपी एकता और हिंदुत्व के नैरेटिव को उधार दे रही है, वहीं सपा जाति, जनगणना और पिछड़े वर्गों के हक की बात कर 2024 के लोकसभा चुनाव जैसा करिश्मा दोहराना चाहती है। विपक्ष का आरोप है कि थानेदार और अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे, जबकि सरकार का कहना है कि प्रदेश से गुंडा राज खत्म होने से विपक्ष बेचैन है। और आज हम इन्हीं तीनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी जिला अध्यक्ष शशिलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत विवेक जी के साथ करते हैं। विवेक जी, अगर बजट बहुत अच्छा है तो विपक्ष को फॉर्म 7 और प्रशासन के दुरुपयोग जैसे मुद्दे उठाने के लिए कहां से मिल जा रहे हैं? क्यों बार बार विपक्ष आप लोगों के खिलाफ इतना गंभीर आरोप लगा रहा है? देखिए स्नेहा जी, विपक्ष की ये पुरानी आदत है। सदन की लड़ाई सड़क पे और सड़क की बात सदन पे करता है। बजट सत्र था, आपने देखा कि बजट सत्र में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। उन जैसी बुजुर्ग राजनीतिज्ञ महिला को बोलने नहीं दिया, जो कि आज की तिथि में भारत की सबसे वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ महिला है। न उनके महिला होने का सम्मान किया, न उनके एक वरिष्ठ महिला राजनीतिज्ञ होने का सम्मान किया। संवैधानिक पद के में तो इनकी विपक्ष की कोई आस्था है नहीं। और महामहिम राज्यपाल किसी तरह से अपना भाषण औपचारिक रूप से पूर्ण करके चली गई जी। बजट प्रस्तुत नहीं हुआ, उसके पहले भी इन्होंने हंगामा कर दिया। भाई बजट आता, बजट में किसी मद में धन कम होता, किसी में ज़्यादा होता, उसमें आप संशोधन देते, कटौती प्रस्ताव पेश करते, उस पर चर्चा पर चर्चा में आते। चर्चा ना हो पाने की स्थिति में आप हंगामा करते, तब तो समझ में आता कि आप उत्तर प्रदेश की जनता की हिमायती हैं जी। लेकिन आपने बजट प्रस्तुत होने से पहले ही हंगामा बर्पा करके जिस सभा में विधान बनते हैं, विधानसभा को आपने हुड़दंग सभा में तब्दील कर दिया। और प्रदेश सरकार की स्थिति है कि उसने बजट में किसी सेक्टर को छोड़ा नहीं, सबको समाहित किया और इतना धन दिया। इतना ऐतिहासिक बजट आज तक किसी सरकार ने उत्तर प्रदेश की प्रस्तुत नहीं किया। हमारी पूर्ववर्ती सरकारें भी इतना बड़ा बजट कभी नहीं ले आई। और इस ऐतिहासिक बजट में उन्होंने ये स्थिति कर दी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 2047 के विकसित भारत के तरफ चलने के लिए एकदम बम है। मैं 2 शब्दों में कहता हूँ, पूरा बम बजट योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी ने पेश किया जी। अब विपक्ष बजट के मुद्दे पे मुद्दा विहीन हो गया, तो इनको SIR में अब फार्म 7 याद आ रहा है।
भाई फार्म 7 चुनाव आयोग का कोई आज से है? मुझको जहां तक जानकारी है कि मुद्दतों से ये चला आ रहा है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, दुरुपयोग किया जा रहा है या सदुपयोग, ये देखना चुनाव आयोग का दायित्व है। जी। बीएलओ के पास फार्म जमा होगा, बीएलओ उसको आगे फॉरवर्ड करेगा, जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में जो जिन लोगों को पावर डेलीगेट है उसका परीक्षण करके नाम जो हटाएंगे या जोड़ेंगे। यही तो हो रहा है SIR में, और तो कुछ हो नहीं रहा। अब दस्तावेज सबके करीब करीब आ चुके, 2 लोग वोटर हैं। यदि किसी का नाम कट जाता है, उसके पास पूरा साल भर अभी समय है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, पंकज जी बैठे 27 में, 26 में तो है नहीं जी। तो जब 27 में है और अभी ये मार्च में एक ड्राफ्ट सूची आने की स्थिति बन रही है, इसके बाद भी मौका है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं बिहार के मैटर में, आप लोगों को मालूम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 आदमी लाके खड़ा कर दो, जो कहता हो कि वैध दस्तावेज के साथ हम हैं, हमारा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। 20 PIL पूरा विपक्ष मिलकर 5 आदमी सुप्रीम कोर्ट तक न ले जा सका। जी। तो आखिर उत्तर प्रदेश में किसका नाम जबरदस्ती विपक्ष मतदाता सूची में दाखिल करवाने के लिए इतना व्याकुल है? कोई तो कहे। भाई संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है, SIR, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, उसके तहत काम कर रहे हैं लोग। कहीं मैं नहीं कहता कि सब ठीक ही है, हो सकता है आपके दृष्टिकोण में कोई गलती हो रही हो, तो उस गलती को देखना अधिकारियों का काम है। अगर कहीं उसके बावजूद भी कोई विषय ऐसा रह जाता है तो आप उसकी चुनाव आयोग ना सुने तो सुप्रीम कोर्ट, सब तो दरवाजे आपके पास खुले हैं। ये बार बार पब्लिक के बीच जा करके हो हल्ला करना, फार्म 7 का दुरुपयोग, फार्म 7 का दुरुपयोग। अब किस फार्म का दुरुपयोग हो रहा है, किस फार्म का सदुपयोग हो रहा है, ये जब आप प्रदेश की जनता को बताते हैं तो प्रदेश की जनता आपके ऊपर हंसती है। आप तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे थे, वो कौन सी श्रेणी में था? आज विधानसभा में रागिनी सोनकर एक और बड़ा मुद्दा उठा दिया। उन्होंने कहा जब क्षेत्र में मंत्री जाते हैं तो जब जनता उनसे मुद्दों की बात करती है तो भगवान राम और सीता की कहानियां और जय जयकार लगाकर चले आते हैं और स्थितियां जस की तस बनी रहती हैं। देखिए, जिस विषय को उन्होंने उठाया है जी। वो गंभीर विषय है। जी। मैं किसी विधायिका की बात को ये कह के नहीं खारिज कर सकता कि नहीं वो विपक्ष की है। मंत्रियों को अपने आचरण में ये तब्दीली लानी होगी। आप जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। अगर जनता का कोई प्रतिनिधि या कोई छोटा भी कार्यकर्ता आपके संज्ञान में कोई विषय देता है तो आपको उसे गंभीरता से सुनना चाहिए और अधिकारियों को, सक्षम अधिकारियों को समुचित दिशा निर्देश मौके पे पारित करना चाहिए। आप मौके पे सरकार हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को जय श्री राम का नारा लगवा करके उससे पलायन नहीं कर सकते। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये पसंद नहीं करता। हम पलायनवादी मानसिकता के लोग नहीं हैं। ये जो लोग हैं ये इनको अपनी मानसिकता ठीक करनी होगी। ठीक है जी। शशिलेन जी। जी नमस्कार। जिस तरीके के गंभीर आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष के ऊपर, अभी सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि बजट इतना अच्छा है कि आपके पास कुछ बोलने को है ही नहीं, इसीलिए आप लोग बेबुनियादी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अब मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जी। विवेक श्रीवास्तव जी बुद्धिजीवी नेता है, पुराने साथी हैं अपने। देखिए, कोई भी सरकार किसी भी दल की हो और किसी भी राज्य में हो, जब वो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे कार्य करती तो लोग समझते हैं कि ये सरकार अच्छे तरीके से कार्य कर रही है। भाई, आप शिक्षा के क्षेत्र में जिन जिन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करना चाहता हूं। भाई 2017 से और 27 आने वाला है, लगभग 9 वर्ष पूरे हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखिए, अभी जो प्राइमरी विद्यालय जो गांवों में चलते हैं, शहरों में भी हैं
और इनका महत्व ग्रामीण अंचलों में ज्यादा है, जी क्योंकि ग्रामीण अंचल में गरीबों के बच्चे, मजदूरों के बच्चे और दलित पिछड़ों के बच्चे और जो सामान्य वर्ग के गरीब लोग हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं। 27,000 विद्यालय इस पिछली सरकार में बंद हो चुके हैं या मर्ज हो चुके हैं। जो मर्ज हो चुके हैं, जिनकी दूरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर थी, उन विद्यालयों में कौन लोग पढ़ते थे? गरीबों के बच्चे पढ़ते थे, मजदूरों के बच्चे पढ़ते, दलितों के बच्चे पढ़ते थे। भाई ऐसी क्या व्यवस्था आ गई आपकी कि पिछले 10 सालों में आपके विद्यालय बंद हो गए? तो बच्चा गरीब है, 2 किलोमीटर दूरी कैसे पढ़ने जाएगा? कैसे बंद हो गए? कहीं स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देख लीजिए। जब नेताजी की सरकार थी तो 1 रुपए पर्चा करने का काम किया था और सारी जांचें फ्री करने का काम किया था। वह आज तक लागू है। अभी मैं देख रहा था, तमाम ऐसी घटनाएं हैं। मैं बरेली की एक घटना मैं बताऊंगा आपको। मैं जब वीडियो देखा तो मुझे रोना आ गया कि एक पिता की गोद में उसके बेटे ने दम तोड़ दिया क्योंकि उसे इलाज नहीं मिल पाया। और लखनऊ के कई अस्पतालों में स्ट्रेचर के अभाव में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो चाहे पीजीआई हो, कई ऐसे घटनाएं हुई जिसकी वजह से तमाम लोगों की मृत्यु हो गई। बताएं सर। एम्बुलेंस की कमी के कारण या एम्बुलेंस की देरी की वजह से 108 नंबर जो एम्बुलेंस माननीय अखिलेश यादव जी ने चलाया था, तो जब हम फोन करते थे तो 20 मिनट के अंदर वो गाड़ी आ जाया करती थी। लेकिन कई ऐसे घटनाएं हुई कि एम्बुलेंस के अभाव से तमाम मृत्यु हो गई। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। सिर्फ नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। बात रोजगार की करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहता हूं, जो 68,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी उसमें आरक्षण की अनियमितता पाई गई थी। आपने भाई क्यों ऐसा किया? क्यों भाई दलित पिछड़ों का आरक्षण आपने खाने का काम किया? आपने क्यों सही तरीके से भर्तियां नहीं की? और तमाम ऐसी भर्तियां हैं सैकड़ों की संख्या में, जो भर्तियां इनकी सरकार में जिनके पेपर लीक हो गए या भर्तियां निरस्त कर दी गई। जब एक किसान का बेटा 1,000 रुपए का फॉर्म भरता है तो कहीं वो गेहूं बेचता है, कहीं धान बेचता है, तब एक फॉर्म भरता है। लेकिन जब पता चलता है कि वो भर्ती निरस्त हो गई तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी? कोई भी सरकार जब तक शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात नहीं करेगी, उस पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक कोई भी सरकार अच्छा कार्य नहीं कर सकती। और बात कानून व्यवस्था की कर रहे थे। मैं कानून व्यवस्था, अभी मैं बिहार की घटना, दरभंगा की घटना देख रहा था। भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है। सावंती लोगों ने कैसे पीट पीट के एक दलित वर्ग के पूरे परिवार को लाठी डंडों से पीटा। एक 12 साल की बेटी रो रही थी। मुझे तो रोना आ रहा था कि वो किस तरीके से वो मदद के लिए गुहार लगा रही थी। और बिहारी के वैशाली में सामंती लोगों ने दलित समाज के 100 को नहीं शमशान घाट जाने दिया। उन दलित समाज के लोगों ने रास्ते में ही 100 को दफनाने का काम किया, जलाने का काम किया। और मेरठ की घटना जिसमें एक जब मां ने बेटी के अपहरण का विरोध किया तो किस तरीके से योगी सरकार के सामंती गुंडों ने उसकी मां की हत्या कर दी। और मुजफ्फरनगर में रामू कश्यप वाली घटना क्या याद है? अच्छा शैलेंद्र जी, जब आप लोग दलितों की दुहाई देते हैं तो अभी आज ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस आया है मायावती का और उन्होंने कहा कि दलित हितैषी बनने का दावा तो आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि दलितों की बेटी के साथ जो कार्य आप लोगों ने किया है वो कोई भूल नहीं सकता। देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी जी, मान्यवर काशीराम जिन्होंने सामाजिक न्याय प्रवर्तन की लड़ाई लड़ी, जो उन्होंने नारा दिया था, जो बहुजन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, उस नारे को आगे लेते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का निर्माण किया है। और माननीय अखिलेश जी ने एक नारा दिया है, जो पीडीए की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। यही नारा बिहार के लेनिन कहे जाने वाले बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था, 100 में 90 शोषित है, 90 ने ललकारा है और धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। वही नारा बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं, इंद्रजीत सरोज से लेके नसीमुद्दीन सिद्दीकी, रामचंद्र राजभर से लेके लालजी वर्मा, लगभग जितने नेता दलित पिछले समाज के हैं सब आज समाजवादी पार्टी में है। तो आज जो मान्यवर काशीराम जी ने सपना देखा था बहुजन समाज पार्टी का,
या बहुजनों का, वो आज समाजवादी पार्टी में सारे नेता लोग आ चुके हैं। और 2027 में जो 2012 से 2017 के बीच में चलिए, ये तो एक समुदाय की बात हो गई, दलितों की बात हो गई। आप लोग फॉर्म 7 को लेकर के खूब आपत्तियां जता रहे हैं कि फॉर्म 7 की जो काम है उसमें कहीं ना कहीं बहुत कुछ गड़बड़ी की जा रही है। विवेक जी कह रहे हैं कि आपके पास मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए आप लोग बेवजह फॉर्म 7 हल्ला मचा रहे हैं। देखिए स्नेहा जी, मेरे पास दूसरा मोबाइल होता तो मैं वीडियो दिखाता, क्योंकि उसी में वीडियो मैं दिखा नहीं सकता। मैं अपनी पोलिंग में जहां रहता हूं, मैं बता रहा हूं वहां का एकदम जीता जागता उदाहरण। जी। कुछ मुस्लिम समाज के नाम भरे थे और एक सज्जन ने एक ही नाम से, संतोष के नाम से, नाम कटवाने के लिए फॉर्म 7 भरा। जब मैंने संतोष से बात की तो उन्होंने कहा कि भैया मुझे तो मंडल कार्यालय से फॉर्म मिले थे, वो कहा गया था कि इनके नाम कटवा दीजिए। तो मैंने वो नाम बीएलओ को दे दिया। जब मैंने बीएलओ से बात की जी। तो बीएलओ ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी के बूथ प्रभारी हैं और इन्होंने जो है ये फॉर्म हमें दिए थे, लेकिन फिलहाल मैं काटूंगा नहीं। जब हम लोगों ने बीएलओ से बात की, और सुल्तानपुर की एक घटना आपको मैं बताना चाहता हूं। एक नंदलाल नाम के व्यक्ति से सैकड़ों फॉर्म भरने के लिए, फॉर्म 7 नाम कटवाने के लिए ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग थे वहां पे, 100 फॉर्म से ऊपर, जिसमें सबके नंदलाल के दस्तखत थे। जब उनसे पूछा गया, हमारी पार्टी के नेताओं ने पूछा, तो नंदलाल कह रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं हस्ताक्षर नहीं कर पाता हूं। तो उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के जो वहां का बीएलए है और मंडल कार्यालय से फॉर्म आए हैं। ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो 2014 का जो ये अभी पिछले 2024 में चुनाव लोकसभा का हुआ, जिस तरीके से हम लोगों ने 37 सांसद जीते, उससे वो डरी हुई है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी छलपूर्वक, बेईमानी से फॉर्म 7 के माध्यम से समाजवादी पार्टी का विचारधारा का वोट कटवा के उस वोट को काटना चाहती है। वो जानती है कि 2027 में हमारी बुरी हार होने वाली है, इसलिए वो किसी भी तरीके से चुनाव जीतना चाहती है। ठीक है पंकज जी, क्या यूपी की राजनीति अब विकास के मुद्दों से हटकर सिर्फ वोटर लिस्ट और जाति समीकरणों में सिमट गई है क्या? देखिए, पहले तो समझ लीजिए, इस बार स्नेहा जी, इस बार का जो बजट योगी आदित्यनाथ ने प्रस्तुत किया है, 10वां बजट उन्होंने प्रस्तुत किया, और जिस तरह से महाबजट की संज्ञा दी जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। 9,12,696 करोड़ का ऐतिहासिक बजट उन्होंने प्रस्तुत किया। उसमें किसी प्रकार की चुनावी लोक लुभावन इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है। जनमानस से जुड़ा हुआ बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया गया है और जनमानस से जुड़े मुद्दे पे विशेष जोर देते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। विपक्ष तो हमेशा, देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में 2017 से योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली है उत्तर प्रदेश में, सुशासन का राज कायम किया, उसी की परिणति रही कि 2022 में पुनः उनकी वापसी होती है। तब से लगातार जितने बजट उनके द्वारा दिए गए या अनुपूरक बजट दिए गए, सब में प्रस्तुत किए गए, सब में विपक्ष उंगली उठाने का काम करता है, किसी को वो सराहने का काम नहीं करता है। विपक्ष को टिप्पणी करने के सिवा और कुछ नहीं आता है। और रहा सवाल, वो विपक्ष बताता है कि मैंने दलित समुदाय की बात करता है, ये सब कितना हास्यास्पद रहता है। 5 जून 95 की घटना, 93 की घटना विपक्ष भूल गया क्या? कि जिसमें जो है, जिस तरह से बहन मायावती को गेस्ट हाउस कांड किया गया था, और उनको 95 की घटना है, और जिस तरह से उनके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया था कि बहन मायावती की तो जान चली गई होती। तो उसमें ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो भाजपा के नेता थे, उन्होंने उनका जान बचाया और इस तरह का किया। तो आज आप उस तरह की बात करते हैं कि काशीराम की बात करते हैं और उसकी बात करते हैं, और आपकी सरकार में 12 से 17 में सबसे ज्यादा 900 से अधिक दंगे हुए, और जिस तरह से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए वो भी देखा। और आपकी ही सरकार में जिस तरह से आतंकवादियों की घटनाएं होती हैं और आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते हैं, भला वो हाईकोर्ट का कि हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस पर तत्काल रोक लगाया। और अपराधियों का तो चरम पे था मामला, अपराधियों के लिए प्रोटोकॉल जारी होते थे, सब तरह के कृत्य होते थे। योगी आदित्यनाथ ने आज जितने बड़े अपराधी थे उनको ऊपर पहुंचाने का काम किया, या तो नीचे चले गए वो। तो ये सब एक योगी आदित्यनाथ का विजन है, उत्तर प्रदेश सरकार का विजन है, इसीलिए ये सब चीजें। और ठीक है, आप
टिप्पणी करना आपका काम है, आप करते रहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार हर मुद्दे पे, और योगी आदित्यनाथ खुद एक कर्मठ और दृढ़ संकल्पित मुख्यमंत्री हैं, वो हर मुद्दे पे संज्ञान लेते हैं, हर चीज का संज्ञान लेते हैं। देखिए अभी चाइनीज माजा बिक रहा था, लोगों की गर्दन कट रही थी, उन्होंने उसका संज्ञान लिया और संज्ञेय अपराध बना दिया कि 302 का मुजरिम होगा जो उसका इस्तेमाल करेगा, और अगर जो उसको पाया जाएगा उड़ाते हुए पतंग उससे। तो ये सब चीजें, मतलब छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना। और योगी आदित्यनाथ ने देखिए एक बहुत बड़ा काम जो किया, जो हम तो कह रहे हैं, आपके समाजवादी पार्टी लगातार शासन में रही है, समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों शासन में रहे, लेकिन उन्होंने वो देखिए मेनिंजाइटिस ऐसी गंभीर बीमारी जिससे लाखों बच्चे, लाखों नौनिहाल मर गए, कितने माताओं की कोख उजड़ गई और दोबारा वो बच्चों को जन्म दे सकी ऐसी माताएं। आज वो बताइए, वो बच्चे, वो मेनिंजाइटिस ऐसे मस्तिष्क ज्वर ऐसी बीमारी से पूर्वांचल के गोरखपुर, कुशीनगर, उधर के पूरे जिलों में फैल जाती थी और उससे मर जाते थे, उसका कोई इलाज नहीं था। और योगी आदित्यनाथ ने बकायदा उसके लिए, जब वो सांसद थे, संसद में बोला और वो रोए भी उसके लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों के कान में जूं नहीं रहेंगी। और अंत में जब योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनते हैं, इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत लिया जाता है, और आज देखिए मेनिंजाइटिस ऐसी बीमारी कहां लुप्त हो गई, किसी को कोई जानकारी नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता है। तो ये सब उनके विजन को प्रदर्शित करता है। आप अगर उसकी बात करते हैं तो अगर कोई अपराध करता है, अपराध करने के साथ साथ जी अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की है, और उसके बाद अगर आप कोई अपराध करता है और उसके साथ में अगर किसी जमीन को कब्जा करने का काम, अवैध निर्माण करता है, तो उसमें बुलडोजर भी चलता है। लेकिन आपके पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये सब देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार आज जिस तरह से कार्य कर रही है, विकास को नए आयाम दे रही है। डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री मोदी बनारस से सांसद हैं, उनके वो डबल इंजन की सरकार है, उनकी नीतियों का जिस तरह से अनुसरण करते हुए योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, तो उससे इनकार नहीं किया जाता। चहुमुखी विकास हर क्षेत्र में हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों चाहे जो हो। अब रहा सवाल एसआईआर का, 10 सेकंड लेंगे। एसआईआर के मुद्दे पे आप जो कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हमेशा संवैधानिक संस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और कहते हैं कि जो है एसआईआर में फॉर्म 7 के जरिए नाम काटे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आज 12 आदमी का प्रतिनिधि, 12 विधायकों का, समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रतिनिधि मंडल, वहां उनसे मिलने भी इसका भी समय लिया था उसने, नवदीप रिवणावा जो उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो आज मिलने भी गए थे। तो सवाल इस बात का है कि आप इसके लिए बाकायदा पूरी मशीनरी है, जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम है, हर जिले में 75 जिलों में जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, बीएलए हैं, और आपके पास तमाम इस तरह की चीज है, प्रूफ है। इतने बड़े डाटा, 15 करोड़ 8 लाख वोटर थे जिसमें 2 करोड़ कुछ लोग कट गए। तो समाज बीजेपी क्या वोटर कटवाने काम करती क्या, अगर ऐसे उसको धांधली करना होता? तो इसलिए ये बात कहना कि एसआईआर में फॉर्म 7 करके काटा जा रहा है, ये सब हताशा का प्रतीक है। और इनको मालूम है कि आगे 2027 में भी इनका क्या हासिल होने वाला है, तो इसीलिए अभी से ये टेप बजा रहे हैं। इसी को लेते हुए देखिए ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट रूप से आज इस पर टिप्पणी भी किया, जो उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने इसी बात पर टिप्पणी भी किया समाजवादी पार्टी के ऊपर कि ये अभी से ये टेप बजाना शुरू कर दिया है, जिसमें आगे चीज के बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, और दलितों की बात करते हैं तो उसमें भी आप कहीं पे नहीं है। बजट जो है उस पे तो बात ही मत कीजिए, स्वास्थ्य सुविधा बेहाल है। देखिए स्नेहा जी, सशलेंद्र जी पुराने समाजवादी हैं जी, अच्छी बात है, लेकिन अपनी पार्टी की कमियों को भी उसी तरह से जिम्मेदारी से स्वीकार करना चाहिए। 2 जून 1995 को जिस कांड की चर्चा भी कर रहे थे पंकज जी, वो दलित की बेटी मायावती जी के साथ जहां हम आप बैठे, यहाँ से मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पर ही मीराबाई में बीबीआईपी गेस्ट हाउस में हुआ था। अति विशिष्ट बीबीआईपी गेस्ट हाउस, मुश्किल से 400 मीटर दूरी होगी, 500 भी पूरा नहीं होगा यहाँ से, बिल्कुल। और हुआ था, ये सत्य है। और उसकी टीस आज भी मायावती जी के हृदय में है और उनके समाज के लोगों में है। एक चीज। दूसरी चीज, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ही दलितों का प्रमोशन में आरक्षण समाप्त किया। 2 विषय। इसके बाद कहते हैं साहब हम दलित सही हैं। भाई दलित की बेटी को जितना जलाने की स्थिति हो रही है, दलितों का प्रमोशन में आरक्षण आप समाप्त कर रहे हैं। और आज भी देख लें तो सबसे ज़्यादा अगर दलित उत्पीड़न के मुकदमे किसी द्वारा कारित हो रहे हैं
तो समाजवादी लोग हैं और समाजवादियों में अखिलेश जी के स्वजातीय लोग हैं। सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न इन लोगों के द्वारा हो रहा है, सबसे ज़्यादा मुकदमे इनके ऊपर है। खैर, इन्होंने शिक्षा और चिकित्सा की बात की। सही बात है, सैफई में मेडिकल कॉलेज बनवाया था मुलायम सिंह जी ने, लेकिन इलाज के लिए मुलायम सिंह जी सैफई नहीं गए। इलाज उन्हें मेदांता में चाहिए था। सैफई का मेडिकल कॉलेज नकली पेसमेकर लगाने में डॉक्टर गिरफ्तारी के लिए तो जाना गया, मुलायम सिंह जी के इलाज कराने के लिए नहीं जाना गया। आप ही ने बनाया था, हम नहीं कह रहे सैफई वाला हमने बनाया था। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। 100% जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का काम हमारी सरकार कर रही है जी। आज स्थिति ये हो रही है कि धीरे धीरे हम 50% से ज़्यादा जिलों से MBBS बैच की निकासी के करीब आ चुके हैं और आने वाले 5 साल में इन्हीं इंस्टीट्यूशनों से हम विशेषज्ञों को भी ट्रेंड करके निकालने की स्थिति में रहेंगे बैच की। मैं ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलना चाहता स्नेहा जी, लेकिन आने वाला जो 10 साल है जी। वो उत्तर प्रदेश को देश में दुनिया का मेडिकल हब बनाने जा रहा है। सर्वाधिक विशेषज्ञ डॉक्टर उत्तर प्रदेश के पास होंगे, सर्वाधिक। हमने इसके पैरेलल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन खोले हैं। एक डॉक्टर की टीम जब तैयार होती तो उसके साथ 10 पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं। कोई अकेला डॉक्टर किसी काम का नहीं होता, 10 पैरामेडिकल स्टाफ से एक कंप्लीट डॉक्टर बनता है। हमने मेडिकल कॉलेज के साथ साथ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन भी खोले हैं मात्रा में। तब जा कर के मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि अगले 5 साल बाद का जो उत्तर प्रदेश का दृश्य होगा वो उत्तर प्रदेश भारत में दुनिया का मेडिकल हब होगा। लोग बाहर से यहाँ चिकित्सा कराने आएंगे। एक चीज शिक्षा की बात की, अच्छी बात है, ससलेन जी ने छेड़ दिया। मुलायम सिंह जी के समय में उत्तर प्रदेश में बीटेक में 1722 सीट हुआ करती थी। अगर आप एक नंबर भी कम है तो आपको बीटेक में दाखिला उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता था। आपके पास पैसा है तो अखिलेश जी की तरह मैसूर से जाइए, चूँकि भाई मुलायम सिंह जी के लड़के थे, बीटेक कराइए डोनेशन वाले कॉलेज से, और नहीं है तो फिर आपको पॉलिटेक्निक करके सब्र करना पड़ता था। बीटेक में दाखिला उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता था। उस 1722 में स्नेहा जी रुड़की से लेके मोतीलाल से लेके सुल्तानपुर का KNIT तक शामिल था, गोरखपुर का मदन मोहन मालवीय भी शामिल था। ये हमारी सरकार में डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ जी थे। मैंने युवा मोर्चा के महामंत्री प्रयागराज के से उनका घेराव किया, उनको ज्ञापन दिया कि एक इंस्टीट्यूशन था IIT इलाहाबाद, उसको अपग्रेड करके डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वहाँ बीटेक की व्यवस्था की जाए और उसको बीटेक इंस्टीट्यूशन में तब्दील किया जाए। बात उनके समझ में आई। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और मैनेजमेंट कॉलेज खोलने का रास्ता बनाया। सबसे पहले 2 कॉलेज अखिलेश दास जी लाए थे बाबू बनारसी दास जी के नाम पर लखनऊ और सहारनपुर में, और एक लाए थे जगदीश गुलाटी यूनाइटेड भारत प्रयागराज में जी। उसके बाद तो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने के रास्ते साफ, फिर मेडिकल कॉलेज भी खुले। आज उत्तर प्रदेश में व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, चाहे डॉक्टरी पढ़ना चाहे, चाहे इंजीनियरिंग करना चाहे, चाहे मैनेजमेंट करना चाहे। अब उसके पास ऑप्शन है। नहीं पूर्व में ये स्थिति थी स्नेहा जी, जब हम लोग विद्यार्थी थे तो अगर माँ बाप के पास पैसा हो तो मैसूर कर्नाटक भेजे जाते थे पढ़ने के लिए, डोनेशन महाराष्ट्र डोनेशन वाले कॉलेजों में, और नहीं भेज पाते थे तो फिर हम लोग उत्तर प्रदेश में अपना करियर करते थे। तो हमने बस उत्तर प्रदेश के बच्चों को पढ़ने का मौका दिया है और कायदे से दिया है। ठीक है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, MBA कॉलेज हर बच्चे की जज्बे है। कानून व्यवस्था पर ये लोग सवाल उठा रहे हैं कि बिल्कुल लचर है कानून अब व्यवस्था। कानून व्यवस्था जब ये कहते तो मुझे हंसी भी आती, दुख भी होता है। ये लोग कहते हैं कानून व्यवस्था, इनके समय में CO जियाउल हक की हत्या हुई जो मेरे मूल स्थान कुंदू के थे। जियाउल हक की पत्नी को इन्होंने मुआवजा दिया, नौकरी दी,
उनके माता पिता को भी मुआवजा दिया, शायद देवर को भी कहीं नौकरी दी या नहीं दी, मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन उनके हत्यारे गुलशन यादव को अखिलेश जी ने विधानसभा का टिकट भी दिया, मुख्य हत्या अभियुक्त को। ये आधुनिक समाजवाद है। ये कानून व्यवस्था के किस मोर्चे पे कहाँ फिट होता है, इसकी व्याख्या पंकज जी से आप कराइएगा। दूसरी चीज, जवाहर बाग हत्याकांड इनके समय में हुआ, एसपी सिटी मारे गए। कौन सी कानून व्यवस्था है, कितनी मजबूत कानून व्यवस्था की चर्चा हो रही, पंकज जी विस्तार से बताएंगे। इसके आगे आइए, गायत्री प्रजापति मुख्यमंत्री आवास के बगल में एक ब्राह्मण बेटी का बलात्कार करते रहे, इनके शासन में गिरफ्तार नहीं हुए, बल्कि अखिलेश जी उनका टिकट दिए, उनके चुनाव में प्रचार करने गए। गायत्री प्रजापति शिक्षकों के भीतर तब पहुंचे जब उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश जी को हटा करके योगी आदित्यनाथ जी को पदारूढ़ किया, तो योगी जी के राज में गायत्री प्रजापति जेल गए। तब ना वो ब्राह्मण अगड़े में आते हैं ना कि किसी और उसमें आते हैं। मैंने पीढ़ी पे बात कर रहा था, जैसे पीढ़ी का अलग अलग ये लोग बताते हैं कि पीछे पिछड़ा, दा से दलित, आ से अगड़ा, आ से अल्पसंख्यक, आ से आदिवासी, आ से आदि आबादी। तो वो तो महिला थी, तो आदि आबादी में आएगी कि अगड़े में आएगी, थोड़ा सा कंफर्मेशन करा दीजिएगा, मुझको थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसको लेकर के। मैंने और भी बहुत बातें हैं। स्नेहा जी, अभी कानून व्यवस्था कहाँ, तो ये जब कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो मुझे हंसी भी आती है, दुख भी होता है। आज योगी आदित्यनाथ जी के शासन में किसी बहन बेटी के साथ कोई छेड़खानी, कोई सौदा करके देख ले, यौन दुराचार करके देख ले, उसको अगले चौराहे पे हमराज ढूंढते मिलेंगे, और 24 से 48 घंटे में वो अपने पैर पे चलने लायक नहीं बचेगा। आप लाख कहते रहिए कि साहब पुलिस स्टेट, लेकिन पुलिस को पिस्टल और गोलियां वो चमकाने के लिए नहीं दी गई है कि तुम्हारी पिस्टल हमसे ज्यादा चमक रही है, चलाने के लिए दी गई है। अपराधियों पुलिस नहीं गोली पिस्टल चलाएगी तो किस पे चलाएगी? ठीक है, क्या आपकी शादी बारात में हवाई फायरिंग करने के लिए दी गई है? ठीक है, शशिलेन जी जवाब चेक किया जाए। शशिलेन जी की आवाज नहीं आ रही। पंकज जी जवाब। स्थितियां बड़ी गंभीर हो चुकी हैं। एक तरफ 2027 का चुनाव और दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बजट बहुत अच्छा माना जा रहा, लेकिन विपक्ष कह रहा है विधायी बजट है। विपक्ष कह रहा है कि चुनाव से पहले SIR में खूब धांधली की जा रही है, और साफ तौर से तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं जिस पर जमीन पर काम करने की जरूरत है। देखिए, विपक्ष इसलिए ये बात करता है, स्नेहा जी ये बात तय समझ लीजिए, 2024 के जब लोकसभा चुनाव होते हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में झूठ का नैरेटिव फैलाकर इंडी गठबंधन के लोग, जो 7 चरण के चुनाव होते हैं उसमें इंडी गठबंधन के लोगों ने जिस तरह का झूठ का नैरेटिव फैलाया कि मुसलमान 2वीं दर्जे का नागरिक हो जाएगा 400 पार अगर बीजेपी आ गई, और क्या नाम है आपके OBC समुदाय का आरक्षण खत्म हो जाएगा, और SC/ST का आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस तरह का नैरेटिव फैलाने का काम सुनियोजित तरीके से किया गया, और जब तक प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में 2-3 चरण के चुनाव के बाद बोलते तब तक बहुत देर हो चुकी थी और सीटों का आंकड़ा नीचे आ जाता। तो ये इसलिए विपक्ष को ये लगा कि 37 सीटें समाजवादी पार्टी की और 6 सीटें कांग्रेस की, तो इसलिए 43 सीटें आने के बाद ये लोग लबरेज हो गए कि मतलब आत्मविश्वास से लबरेज रहे। लेकिन इसके बाद जब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव 10 विधानसभा सीटों पे हुए, और उस समय जब योगी आदित्यनाथ ने बकायदा 10 में से 8 सीट जिताने का काम किया, उसमें अखिलेश यादव कहा करते थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, ये 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल। और ऐसी जगहों पे योगी आदित्यनाथ ने कमल खिला दिया जहां पर कमल नहीं खिल सकता था, और बकायदा संभल में जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज करने का काम समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ, जिस तरह से वहां मंदिरों को, बावलियों को ढक दिया गया और कितने हिंदू नेताओं को मार के गाड़ दिया गया, और जिस तरह से वहां पर घटनाक्रम हुआ, तो उसको भी योगी आदित्यनाथ ने ठीक करने का काम किया। तो और इसलिए अगर देखिए तो उन्होंने जिस तरह का काम समाजवादी पार्टी के शासन में हुआ है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। आज ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मणों का जितना सम्मान, मैं फिर कह रहा हूं, ब्राह्मणों का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है उतना ज्यादा सम्मान किसी दल में नहीं। 42 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 14 MLC है, और कई लोग उसमें मंत्री हैं और बड़े पदों पे सुशोभित हैं। और दूसरी बात,
समाजवादी पार्टी अशोक वाजपेयी को क्यों नहीं संभाल पाई? वरिष्ठ समाजवादी नेता है, वो छोड़ के राज्यसभा सांसद थे, छोड़ के चले आए बीजेपी में। राकेश पांडे फैजाबाद से आते हैं, उनको वो विधायक थे, क्यों छोड़ के चले आए? मनोज पांडे ऊंचाहार से जो विधायक है, लोकप्रिय विधायक है, वो क्यों छोड़ के चले आए? इस तरह की बहुत लंबी लिस्ट है स्नेहा जी जो ब्राह्मणों की। तो ब्राह्मण वर्गों को आप कहां सहेज के रख पाए? ब्राह्मण आपको छोड़ के चला गया क्योंकि ब्राह्मणों का उचित सम्मान आप नहीं करते हैं, इसीलिए ब्राह्मण समुदाय आपको छोड़ के अलग चला गया। और ब्राह्मण आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा, ये निश्चित मान के चलिए। जो इस तरह के तमाम भ्रांतियां फैलाई जाती हैं उसका कोई औचित्य नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, इसलिए ये सब चीजें होती रहती हैं। और रहा सवाल आपके सुशासन का, तो योगी आदित्यनाथ का सुशासन पूरे देश में उसका डंका बजता है हर जगह। इसीलिए देखिए चुनाव में उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहता है और उनका जो नारा रहता है बटोगे तो कटोगे, तो ये बिल्कुल इस बात को चरितार्थ करता है कि आप जो है सब लोग कुल मिला के आपके हिसाब से भी सब कुछ बढ़िया है उत्तर प्रदेश? नहीं, बढ़िया का मतलब देखिए, बढ़िया का मतलब यह है कि जनता को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य और सुशासन। जनता को ये चीजें बहुत अच्छी भाई ये चीजें हैं। और स्वास्थ्य विभाग में भी अगर जो कुछ खामियां होती हैं तो उसका बकायदा निराकरण होता है, लोग सस्पेंड होते हैं। अभी देखिए हम लोग न्यूज पढ़ रहे थे, प्रदेश में करीब 178 प्राइवेट लोगों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए, प्राइवेट अस्पतालों के। ब्रजेश पाठक ने उसको किया, क्रियान्वित किया, डिप्टी सीएम है। तो ऐसा नहीं है, कार्रवाई की जाती है, कार्रवाई सुनिश्चित होती है, ये नहीं है। तो इसीलिए देखिए इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रही है। शशिलेन जी, देखिए स्नेहा जी, अभी पंकज जी कह रहे थे, बात ब्राह्मणों की कर रहे थे। अभी मुक्तेश्वर जो शंकराचार्य है और हिंदू धर्म में शंकराचार्य का एक विशेष महत्व है। किस तरीके से योगी की सरकार ने, जब वो माघ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने जा रहे थे, उनके जिस पालकी से जा रहे थे उसके छत्र को गिरा दिया। अरे 2015 में आपने हमको पीटा था और एफआईआर आप दर्ज लोग कराया बोल रहे था। थे तो कोई भी बीच में काउंटर नहीं कर रहा था। प्लीज पंकज जी, प्लीज। बोला आपने, बोलिए। हाँ, पालकी जो छत्तर होता है वो प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है और उनके साथ चल रहे 80 वर्ष के बुजुर्ग, 80 वर्ष के बुजुर्ग को जूतों से मारने का काम किया। क्या यही सनातन है भारतीय जनता पार्टी का? और उनके साथ जो बाल सद, जो 14 वर्ष का एक अबोध बालक था, उसकी चोटी पड़ के जमीन पर रख दिया। सनातन में चोटी सनातन के हिंदू धर्म का प्रतीक होती है। समझ नहीं आती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रशासन को, किस तरीके से जो शंकराचार्य, जिनको हम लगभग ईश्वर के रूप में मानते हैं, उनको इस तरीके से अपमानित किया गया। और उसके बावजूद किस तरीके से इस देश के मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उनसे माफी नहीं मांगी। मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा। उत्तर प्रदेश इंतजार कीजिए अपनी बारी का। 1,83,000 लोग गायब हो गए। सिर्फ 9700 मामले में पुलिस को जानकारी है, बाकी मामले में जानकारी नहीं है। और ये बात गाय माता की करते हैं। बीफ निर्यातक में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान आ गया है। और जो इन्होंने गौशालाएं बनाए हैं गांव में, स्नेहा जी, अगर जो लोग ग्रामीण अंचल में रहते हैं और सभी लोग रहते हैं, आप गौशालाओं की स्थिति देखिए किस तरीके से, ना गायों के ऊपर छाया है, ना पानी की व्यवस्था है, ना चारा की व्यवस्था है। सैकड़ों की संख्या में गाय मरी जा रही है। इनका जो हिंदुत्व है सिर्फ एक दिखावा है। ये समाज में धार्मिक उन्माद पैदा करके, ताकि समाज के लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात ना करें, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति करना चाहती है। ये बात दलितों की करते हैं। भाई बहन जी की बात कर रहे थे, बहन जी ने भी पिछले जो विधानसभा का चुनाव था 2019, इससे पहले 19 में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे हम लोग। राजनीति में कभी कोई किसी के साथ होता है, कभी कोई विरोध में होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना कोई स्थायी दोस्त होता है। आप बताइए, इस देश में 45 केंद्रीय विद्यालय है कि 45 केंद्रीय विद्यालयों में जो वाइस चांसलर हैं, जिसमें से SC 1, ST 1 और OBC 5, बाकी सिर्फ सामान्य वर्ग के लोग हैं। क्या दलित पिछड़े लोग हिंदू नहीं है क्या? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हिंदुत्व की बात करती है और जब मलाई काटना हो, भाई कितने कुलपति हैं? भाई 45 है। 45 में अगर बैकवर्ड की बात करेंगे तो 52% बैकवर्ड है। तो पिछड़ों का हक 52% के हिसाब से होना चाहिए। क्या जितने विश्वविद्यालय हैं, आप प्रोफेसर की लिस्ट उठा के देख लीजिए, कितने लोग SC बैकवर्ड के लोग हैं?
आप किसी भी विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय से लेकर बड़े विद्यालय में आप जाकर देख लीजिए, एससी और बैकवर्ड का प्रतिनिधित्व कितना है। अगर इस देश में अगर आपको हिंदुत्व की बात करेंगे तो हमें सबको, चाहे वो जिस समाज का हो, उसको जितनी उसकी संख्या है जी उसके अनुपात में भागीदारी देनी पड़ेगी। और समाजवादी पार्टी जाति जनगणना के पक्ष में, अभी ये जाति जनगणना कराने जा रहे हैं, जाति जो बैकवर्ड जाति की जो काउंटिंग है उसका कॉलम ही गायब कर दिया। अभी किस तरीके से यूजीसी लाकर इन्होंने आपस में जो विद्यालयों में जो प्रेम भाव था, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने छात्रों के प्रेम भाव को खत्म करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति देख लीजिए स्नेहा जी, पहले ले यूजीसी लाते हैं ताकि एससी बैकवर्ड के लोग भारतीय जनता पार्टी से प्रसन्न हो जाए, उसके बाद अपने ही वकील को भेजकर जनहित याचिका दायर करके उस पर रोक लगवा देते हैं ताकि सामान्य वर्ग के लोग इनसे प्रसन्न हो जाए। न इनसे सामान्य वर्ग के लोग प्रसन्न है, न बैकवर्ड एससी के लोग पसंद है। आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनने का काम किया, 2027 में जो भारतीय जनता पार्टी की लूट घसोट इस प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में ये लोग काम नहीं कर रहे, जिस तरीके से आज रोज मर्डर हो रहे हैं, जिस तरीके से दलितों पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से पिछड़ों के अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, उसका बदला इस देश की जनता आने वाले 2027 में चुनाव में लेगी और इस सूबे का मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाने जा रही है, ताकि जिस तरीके से 2012 और 2017 के बीच में इस प्रदेश में विकास की गंगा बही थी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का पे काम हुआ था, उसी विकास को आगे बढ़ाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। ठीक है विवेक जी, आखिरी का 1 मिनट जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, इन्होंने अभी ये कहा कि इनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में शिक्षा की, रोजगार की गंगा बही थी। गंगा तो अपराधियों की बही थी, गंगा तो समाजवादियों के भूमि कब्जे की बही थी। और अभी इन्होंने चोटी पे बात की, शिखा पे। इन्हें शिखा का महत्व मालूम है, अच्छा लगा सुन करके। कृष्णानंद राय की हत्या करने के बाद मुख्तार के गुर्गों ने उनकी चुटिया काटी थी और उस मुख्तार के बाजार पे फातिया पढ़ने अखिलेश जी गए थे। ये कौन सा शिखा का सम्मान था? मारने वालों में जो लोग शामिल थे उनकी मौत पे भी समाजवादी बड़ा गमगीन थे। ये कौन सी शिखा का सम्मान था? तो ये सब कुछ मालूम है कि समाजवादियों का ये शिखा से प्रेम क्यों है, सब जानता है, हिंदू समाज खूब जानता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद जी को बनारस में खूब पिटवाया जब वो उत्तराधिकारी थे पूजनीय शंकराचार्य जी के। और बाकी भाई ठीक, अच्छी बात है, मैं आपको सार्वजनिक रूप से अपमानित करूँ, अकेले माफ़ी मांग लूँ, बहुत अच्छा समाजवाद है। ठीक है, वो मनोज यादव से भी कहिएगा इसी तरह से समाजवाद कर लें। जिस दलित महिला के मामले में जेल गए हैं उससे अकेले माफ़ी मांग लेंगे, कानून हो सकता छोड़ दे। ठीक है, यही समाजवाद है। आप विवेक जी जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। यही आधुनिक समाजवाद है इनका, यही तो प्रदेश देख रहा है। देखिए स्नेहा जी, उत्तर प्रदेश की जनता इनके सारे समाजवाद के रूपरेखा को कायदे से समझ चुकी है। इसीलिए जिस 24 का बुलबुला ये बार बार बताते रहते हैं, वो भ्रम के वातावरण में एक बार इनकी सीटें आ गई। उपचुनाव में जनता ने अपने आप को सुधारा। जनता को याद आ गया कि अगर भैया इन्हें ताकत मिली तो ये क्या करेंगे। इसलिए जनता कहीं भी इनको कहीं से ताकत देने वाली नहीं है। देख लीजिएगा 2027 में मात्र 27 सीटों तक सिमट जाएंगे। ठीक है, शशिलेन जी आखिरी का 1 मिनट जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, जो 2012 से जो 2017 में जब इस सूबे के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी थे, तो उन्होंने तमाम विकास के कार्य किए। उन्होंने मेट्रो बनाने का काम किया, IT हब बनाने का काम किया, वेदांता अस्पताल बनाने का काम किया, 108 सेवा बनाने का काम किया और 100 नंबर डायल माननीय अखिलेश यादव जी ने
किया और जो उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का काम किया, उसको लेके समाजवादी लोग 2027 में चुनाव में जाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की लूट, हत्या, अपहरण और दलितों और पिछड़ों में जो अत्याचार है उसका विरोध जनता करेगी और 2027 में इस सूबे का मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बनाने जा रही है। ठीक है पंकज जी, आखिर का 1 मिनट जल्दी से मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन की सरकार चल रही है और हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हो रहे हैं। समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है, हर चीज़ों के माइन्यूटली उसकी स्क्रूटनी होती है, बाकायदा हर चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। और अभी जो विकास की बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे तो वो भूल गए। 2012 से 17 में आपने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए 14,300 करोड़ का टेंडर किया था और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 में सत्ता संभालते हैं तो उसके बाद उन्होंने अधिकारियों से पूछा, यूपीडा के अधिकारियों से, कि क्या ये जमीन का अधिग्रहण हुआ? तो ये हुआ कि अभी तो जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, टेंडर हो गया 14,300 करोड़ का। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने मॉनिटरिंग करके पुनः टेंडर कराया और 11,300 करोड़ में, सुन लीजिए, 11,300 करोड़ 300 करोड़ में पुनः टेंडर हुआ, रीटेंडरिंग कराया और 3,000 करोड़ रुपए प्रदेश का बचाने का काम किया और उसके बाद रोड की चौड़ाई भी 110 मीटर हो गई। तो ये भी आप देखिए कि पहले जो कम चौड़ाई का मार्ग बन रहा था चौड़ाई भी बन गई और प्रदेश हित में, जनहित में, प्रदेश के हित में 3,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई। और दूसरी बात, 1537 करोड़ का रिवर फ्रंट घोटाला 26 लखनऊ में, राजधानी हमारी चर्चा में बस इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा में जो आवाज गूंज रही है, आरोप और प्रत्यारोप केवल शब्दों की जंग नहीं बल्कि ये मिशन 2027 की बिसात बेच चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जनता क्या फैसला लेती है और तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।